नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन में अमेरिका की बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत। श्री मोदी आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बैठक करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। संयुक्त अरब अमारात के मंत्री डॉक्टर सानी बिन अहमद अल ज़ैयूदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी पर वार्ता की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के बाद के प्रबंधन पर व्यापक राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 83 करोड़ 39 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.8% हुई। सरकार ने कहा, कोविड मरीजों की संख्या में कमी के बावजूद देश अब भी महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 3 वर्ष पूरे हुए। रक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु में आवड़ी के आयुध कारखाने से सेना के लिए 118 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन खरीदने का ऑर्डर दिया। और आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का मैच जारी। समाचार संध्या में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वॉशिंगटन में विश्व की बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और जानकारी के लिए आइए चलते हैं वॉशिंगटन में हमारे विशेष संवाददाता अतुल कुमार तिवारी के पास। अतुल, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक का क्या एजेंडा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चोटी के अमेरिकी सीईओज के साथ बैठक चल रही है। यह बैठक 40 मिनट पहले विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल में शुरू हुई, जहां प्रधानमंत्री ठहरे हैं। इस बैठक का स्वरूप कुछ ऐसा है कि 5 सीईओज बारी बारी से उनसे 20 मिनट के लिए मुलाकात करेंगे। मेक इन इंडिया और भारत में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना इस बैठक के केंद्र बिंदु में है। विमलेंदु, शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? विमलेंदु, खास बात यह है कि सभी सीईओज अलग अलग क्षेत्रों के नामचीन चेहरे हैं। क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमानो सबसे पहले मुलाकाती रहे। अमेरिका और विश्व में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर और वायरलेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की यह जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनके बाद भारतीय मूल के शांतनु नारायण प्रधानमंत्री से मिलने वालों में है। शांतनु नारायण अडोबी कंपनी के चेयरमैन है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के क्षेत्र में जाना माना नाम है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में इनकी गहरी पैठ है। विमलेंदु, अतुल, बताया जाता है कि कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय ऊर्जा और निवेश बैंकिंग जैसे क्षेत्रों से हैं। उनके बारे में जानकारी दीजिए। विमलेंदु, नवीनीकरण ऊर्जा और ऊर्जा जगत की अमेरिकी कंपनी फर्स्ट सोलर के मार्क वाइडमैन तीसरी शख्सियत हैं जो प्रधानमंत्री से मिलेंगे। सोलर ऊर्जा प्लांट्स और फोटोवोल्टाइक सेल्स के क्षेत्र में यह कंपनी दुनिया भर में अग्रणी रही है। साथ ही यह भी बता दें कि जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल थोड़ी देर में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इनके अलावा न्यूयॉर्क की ब्लैकस्टोन, जो वैकल्पिक निवेश प्रबंधन फर्म है, उनके सीईओ स्टीफन श्वार्जमैन भी प्रधानमंत्री से मिलेंगे। विमलेंदु, अतुल, इस बैठक के क्या परिणाम हम देख रहे हैं? विमलेंदु, अमेरिकी सीईओ के साथ इन बैठकों का उद्देश्य मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की प्रधानमंत्री की मुहिम का हिस्सा है।
इससे भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार जो वर्ष 2019 में $149 बिलियन था, उसे नई गति मिलेगी। साथ ही ऊर्जा और तकनीक के विकास के दृष्टिकोण से ये बैठकें भी काफी अहम हैं। विमलेंदु, अतुल, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बैठक करेंगे। उनका ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से अलग अलग मुलाकात करने का कार्यक्रम भी है। श्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री बाइडेन कल व्हाइट हाउस में श्री मोदी के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक की मेजबानी करेंगे। वे श्री मोदी के अलावा जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ पहली बार आमने सामने क्वाड शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। जापान भारत का घनिष्ठ मित्र और रणनीतिक भागीदार है। पिछले 7 वर्षों में उसने भारत में मेट्रो से लेकर विशेष माल भाड़ा गलियारा परियोजना में बड़ा निवेश किया है। जापान के प्रधानमंत्री के साथ श्री मोदी की बातचीत से दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को कवर करने गए आकाशवाणी के विशेष संवाददाता ने भारत जापान संबंधों की विशेषज्ञ प्रोफेसर रूपा ज्योति बोरा से इस बारे में बातचीत की। उन्होंने इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण बताया। I think the meeting between Prime Minister Suga and Prime Minister Modi in Washington DC is very important because it gives the two leaders a chance to meet with each other in person. Prime Minister Suga's visit to India has been delayed or rather postponed due to the coronavirus pandemic, and it's good that the two sides are getting to meet each other. So this is a very important step, and there are a lot of areas where the two countries are coming together in the Indo-Pacific as well as in other areas. There is the issue of infrastructure, there is the issue of clean energy, and there are issue of the common perception of Chinese threats in the Indo-Pacific. प्रधानमंत्री अमेरिका की 4 दिन की यात्रा पर आज सुबह वॉशिंगटन पहुंचे। भारी वर्षा के बावजूद सैकड़ों लोग प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। जैसे ही प्रधानमंत्री का विमान वॉशिंगटन पहुंचा, उत्साहित भारतवंशियों ने हर्षोल्लास में नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीय समुदाय हमारी शक्ति हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू ने कहा है कि क्वाड संगठन समान विचारधारा वाले देशों का समूह है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया है। इसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं। 3-4 मुद्दे हैं जिसपे काफी स्ट्रांग कोऑपरेशन और पार्टनरशिप होगी। पहला वैक्सीन्स का है। चारों कंट्रीज अपनी स्ट्रेंथ है उसको पूल टुगेदर कर रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स टेक्नोलॉजी दे रहा है, जापान फाइनेंस कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया अपनी लिफ्ट पावर दे रहा है, और इंडिया प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में और कैपेसिटी में बहुत स्ट्रांग है, वो मैन्युफैक्चर करेगा। तो उसी तरह से डिजिटल और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में वो सेकंड पहलू, और थर्ड इज क्लाइमेट चेंज। चारों लीडर्स कमिटेड हैं एंड इसमें भी बहुत पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट्स का। चारों इकट्ठे होके एक दूसरे की इसमें मदद करेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने कार्यक्रम सुर्खियों में प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर अमेरिका और क्वाड देशों के साथ भारत के संबंध पर एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7:40 पर सुना जा सकता है। संयुक्त अरब अमारात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर सानी बिन अहमद अल ज़ैयूदी ने आज नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और संयुक्त अरब अमारात के बीच मजबूत आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों तथा व्यापक नीतिगत साझेदारी पर चर्चा की। डॉक्टर ज़ैयूदी के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल मौजूदा व्यापार और निवेश संबंधों को सुदृढ़ करने सहित द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से इस समय भारत दौरे पर है। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए वार्ता का पहला दौर चल रहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान भी दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं का नियमित रूप से जारी रहना इन देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता दर्शाता है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के बाद की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निपटारे के लिए आज राष्ट्रीय समग्र दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के बाद की स्वास्थ्य जटिलताओं के लिए अग्रिम रूप से तैयार करने और रोगियों को उपयुक्त उपचार देने में मदद करेगा।
उन्होंने कहा कि ये भारत में जारी 7 मॉड्यूल की पहली ऐसी श्रृंखला है। इसमें स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य से निपटने के लिए एक मॉड्यूल शामिल है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 84 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 84 करोड़ 8 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कल 31,990 मरीज स्वस्थ हुए। इस महामारी से 3 करोड़ 28 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.8% हो गई है। कल 31,923 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अब 3,01,000 मरीज उपचाराधीन हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड रोगियों की संख्या कम हो रही है, लेकिन दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 31,000 से अधिक लोगों में ये संक्रमण पाया गया है। इनमें से अधिकतर केरल और महाराष्ट्र में है। पिछले 24 घंटे में जो 31,000 केसेज आए हैं, अभी भी इनके जो अधिकांश मामले हैं वो केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। हालांकि एब्सोल्यूट नंबर्स जरूर घटे हैं। 62.73% of the total cases in the last week have been reported from Kerala. इस समय देश में 3,01,000 एक्टिव केसेस हैं और जो रिकवरी है वो 97.8% है, जो लगातार बढ़ रही है। श्री भूषण ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के 66% लोगों को कोविड रोधी टीके की कम से कम 1 डोज और 23% लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% आबादी को पहली डोज दी जा चुकी है। ये राज्य हैं लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिव्यांगों और चलने फिरने में असमर्थ लोगों को उनके घर पर टीके की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि त्योहारों के लिए कोविड दिशा निर्देशों के अनुरूप नियंत्रण क्षेत्रों और 5% से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में भीड़भाड़ से बचा जाना चाहिए। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि लगभग 2/3 वयस्क आबादी को टीके की 1 डोज और लगभग 1/4 को दोनों डोज दी जा चुकी है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देश का प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोगों को लाभ मिला है। ये जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना तक की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसके अंतर्गत देश भर के 10 करोड़ से अधिक निर्धन परिवारों को स्वास्थ्य बीमा लाभ देने का उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर RS शर्मा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि इन 3 वर्षों में योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों की उल्लेखनीय मदद की गई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दिल्ली को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को लागू किया है। इस योजना ने बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और पूरी व्यवस्था कैशलेस। इसका मतलब है कि जो पेशेंट है उसको कोई भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ता अपनी जेब से, और कोई भी पेपर हम लोग नहीं करते हैं, जिससे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस नहीं इसमें आती है। कि 15 दिन का वक्त मैक्सिमम है जिसमें क्लेम सब सेटल हो जाते हैं। तो हम लोगों ने नए नए मापदंड इस मामले में स्थापित किए हैं, और जिनको हम लोग चाहते हैं कि जो एक्सेस और क्वालिटी और उसके बाद कॉस्ट, अफोर्डेबिलिटी तो 0 कॉस्ट है। एक्सेस के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स को एम्पैनल कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में अमेरिका की बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बैठक करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। संयुक्त अरब अमारात के मंत्री डॉक्टर सानी बिन अहमद अल ज़ैयूदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी पर वार्ता की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के बाद प्रबंधन पर व्यापक राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 84 करोड़ 8 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.8% हुई। सरकार ने कहा, कोविड मरीजों की संख्या में कमी के बावजूद देश अब भी महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 3 वर्ष पूरे हुए। रक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु में आवडी के आयुध कारखाने से सेना के लिए 118 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन खरीदने का ऑर्डर दिया और आईपीएल क्रिकेट में अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का मैच जारी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए चेन्नई में आवाडी स्थित भारी वाहन कारखाने को 118 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A की आपूर्ति का ऑर्डर दिया है। 7,523 करोड़ रुपए की इस खरीद से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को टैंक अर्जुन को चेन्नई में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को सौंपा था। ये आधुनिक टैंक अर्जुन टैंक का नया प्रारूप है। 72 नई विशेषताओं वाला और अधिक स्वदेशी सामग्री से बना ये टैंक सभी क्षेत्रों में दिन रात लक्ष्य पर हमला कर सकता है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किया है। वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान में संचालन तंत्र और सप्लाई चेन प्रबंधन में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र से संचालन तंत्र को और अधिक मितव्ययी, प्रतिस्पर्धी, रोजगार सृजक और निर्यात संवर्धक बनाने में सहायता मिलेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य में विकास को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ राज्य विधानसभा के आगामी चुनावों की रणनीति पर विचार विमर्श किया। बैठक से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। श्री ठाकुर ने पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री की जीवनी पर आधारित आयोजित एक प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में भी भाग लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज से 29 सितंबर तक विशेष सप्ताह का शुभारंभ किया। प्रकाशन विभाग ने कहा कि वो अपने पाठकों को देश के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों से परिचित कराएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जम्मू से राजघाट नई दिल्ली तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जवानों की साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उपराज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि ये रैली शारीरिक व्यायाम के साथ साथ देश के नागरिकों के सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विचारों का प्रचार प्रसार करेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए ला रहा है इस संग्राम की एक झलक। आज की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के बारे में। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के इस महान सेनानी की आज पुण्यतिथि है। हरियाणा में नायक के रूप में सम्माननीय तुलाराम ने राज्य में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के रामपुरा उपनगर में पूरन सिंह और ज्ञान कौर के घर हुआ था। उन्होंने 1839 से लेकर 1857 तक 18 वर्षों तक रेवाड़ी पर शासन किया। 1857 में मेरठ और अन्य स्थानों पर विद्रोह के बाद राव तुलाराम भी विद्रोहियों में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में विद्रोहियों की सैनिकों और संसाधनों से भरपूर मदद की। वो विद्रोह के दौरान दक्षिण पश्चिम हरियाणा से अंग्रेजों को बाहर निकालने में भी अस्थायी रूप से सफल हुए। 17 मई 1857 को राव तुलाराम ने अपने चचेरे भाई राव गोपाल देव और उनके सहयोगियों के एक समूह के साथ स्थानीय तहसीलदार को अपदस्थ किया। उन्होंने लगभग 5000 सैनिकों का एक दल खड़ा किया और रामपुरा के किले में बंदूकें और गोला बारूद बनाना शुरू कर दिया। राव ने दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रहे सम्राट बहादुर शाह जफर और अन्य विद्रोही ताकतों की मदद की और उन्हें बड़ी मात्रा में आवश्यक वस्तुओं के साथ 45,000 रुपए भेजे। लेकिन ये मदद दिल्ली को बचा पाने में नाकाफी रही और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। इसके तुरंत बाद ब्रिगेडियर जनरल शॉवर्ट्स ने रेवाड़ी में राव और उनके सहयोगियों पर हमला करने के लिए दिल्ली में एक दल का नेतृत्व किया। शॉवर्ट्स ने तुलाराम को दूत के जरिए संदेश भेजा कि यदि वो अपनी बंदूकों और हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करते हैं तो उनके साथ नरमी बरती जाएगी। लेकिन तुलाराम ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ब्रिटिश अधिकारी ने 10 नवंबर 1857 को कर्नल गेरार्ड के अधीन एक मजबूत सैन्य टुकड़ी भेजी जिसने रामपुरा किले पर कब्जा कर लिया। 16 नवंबर को कर्नल गेरार्ड नारनौल गए, जहां राव तुलाराम के चचेरे भाई राव किशन सिंह के नेतृत्व में विद्रोही सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तुलाराम की सेना ने अंग्रेजों का बहादुरी से सामना किया और अंग्रेजों को तितर बितर कर दिया। हमले में कर्नल गेरार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। कई अन्य ब्रिटिश अधिकारी मारे गए या जख्मी हुए, लेकिन ब्रिटिश सेना की ताकत और भारी बमबारी के सामने तुलाराम की सेना अधिक समय तक प्रतिरोध नहीं कर सकी। नारनौल की लड़ाई 1857 के विद्रोह की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। नारनौल की लड़ाई में नुकसान और तबाही झेलने के बाद राव तुलाराम राजस्थान चले गए और तात्या टोपे के साथ जा मिले। लेकिन सीकर की लड़ाई में तात्या टोपे की सेना भी अंग्रेजों से हार गई। इसके बाद राव ने ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के खिलाफ ईरान के शाह दोस्त मोहम्मद खान, अफगानिस्तान के अमारात और अलेक्जेंडर द्वितीय रूस के सम्राट से मदद लेने के लिए भारत छोड़ दिया। अंग्रेजों ने अवज्ञा के कारण राव तुलाराम की संपत्ति को जब्त कर लिया। 23 सितंबर 1863 को पूरे शरीर में संक्रमण फैलने के कारण 38 वर्ष की आयु में अफगानिस्तान के काबुल में राव तुलाराम की मृत्यु हो गई। राव तुलाराम ने अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए गठबंधन बनाने का प्रयास किया। राव तुलाराम की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रेवाड़ी के रामपुरा में हर साल सितंबर में 2 दिन का शहीदी मेला लगता है। राव तुलाराम के सम्मान में भारत सरकार ने 23 सितंबर 2001 को डाक टिकट भी जारी किया। राव तुलाराम जैसे शहीदों की निस्वार्थ सेवा और बलिदान का भारत सदैव ऋणी रहेगा। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ रहें। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें।
FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आकाशवाणी से कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज IMA अहमदाबाद में महिला डॉक्टर विंग की अध्यक्ष डॉक्टर मोना देसाई कोरोना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगी। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा पर उरी सेक्टर के रामपुर क्षेत्र में आज भारतीय सेना ने एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना ने मुठभेड़ में हथियारों से लैस 3 आतंकवादियों को मार गिराया। बारामूला के बोनियार रामपुर में डैगर डिवीजन के जनरल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने पत्रकारों से कहा कि 2 गुटों में 5 आतंकवादी आज सुबह नियंत्रण रेखा के भारतीय क्षेत्र को पार कर गए। उन्होंने बताया कि मारे गए 3 आतंकवादियों के अलावा 2 अन्य आतंकवादी नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ भाग गए। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं की शक्ति और महिलाओं के सहयोग से उत्तर प्रदेश में फिर से रिकॉर्ड सीट जीतेगी और सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है। लखनऊ में हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने राज्य के लोगों के लिए काम किया है और गुंडा राज को समाप्त किया है। दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त युद्धवीर सिंह डडवाल का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। श्री डडवाल 1974 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे। वे दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर जुलाई 2007 से नवंबर 2010 तक रहे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित कर रहा है। आज का विषय है डिजिटल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये डिजिटल वित्तीय समावेशन और भारत के समावेशी विकास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना दर्शाता है। हमारा विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 पर FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। IPL क्रिकेट में अबू धाबी में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 1 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में मुंबई चौथे और कोलकाता छठे स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन में अमेरिका की बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत। श्री मोदी आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बैठक करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। संयुक्त अरब अमारात के मंत्री डॉक्टर सानी बिन अहमद अल ज़यूदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ वाणिज्य और आर्थिक साझेदारी पर वार्ता की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के बाद के प्रबंधन पर व्यापक राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 84 करोड़ 8 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.8% हुई। सरकार ने कहा कोविड मरीजों की संख्या में कमी के बावजूद देश अब भी महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 3 वर्ष पूरे हुए। रक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु में आवडी के आयुध कारखाने से सेना के लिए 118 नए मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन खरीदने का ऑर्डर दिया। और IPL क्रिकेट में अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।